हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्यिक नॉलेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा का प्रथम खंड क्या भूलूं क्या याद करूं। इस आत्मकथा का आज हम पढ़ रहे हैं भाग 33। फ्रेंड्स, हम मूल पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं जो कि हिंदी साहित्य से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलिए हम अध्ययन शुरू करते हैं। बच्चन जी बताते हैं कि रास्ते की एक घटना अविस्मरणीय है। कटरे में मेरे एक मित्र रहते थे, श्याम गोपाल शिवली। उनके चाचा राम गोपाल शिवली सरकारी शिक्षा विभाग में किसी पद पर थे। सामने से आते दिखे। पूछा, क्या लिए जा रहे हो बंडल में? इससे अधिक सुखद प्रश्न शायद ही जीवन में मुझसे किसी ने पूछा हो। मैंने विभोर होकर कहा, मेरी पहली पुस्तक प्रकाशित हो गई है। छायावादी नीरव स्वर की कोई सत्ता हो तो उनमें मैं यह वाक्य उद्घोषित करता चल ही रहा था। मैंने बंडल खोलकर उनको एक प्रति भेंट करनी चाहिए। उन्होंने अपनी जेब से 1 रुपया निकाला और कहा, मैं तुम्हारी पहली किताब की पहली प्रति मुफ्त नहीं लूँगा, खरीदूँगा। पहली बोहनी दिन भर की बिक्री का भाग्य निर्णय करती है। तुम्हारी पुस्तकें लाखों में बिके। मेरी माँ कहती थी कि दिन भर में एक बार सरस्वती स्वयं मनुष्य की जिह्वा पर बैठकर बोलती है। उस समय राम गोपाल शिवली की जिह्वा पर सचमुच सरस्वती ही बोली थी। शिवली साहब का देहावसान हो चुका है। मैं उनकी हृदय से निकली सच्ची सद्भावना के प्रति सदा नतमस्तक रहा हूँ। घर आया तो श्यामा के उल्लास को क्या बताऊँ। पुस्तक देखकर उसका ज्वर उतर गया, जैसे कभी बीमारी नहीं रही। एक रात के लिए वह ज्वार साकार हो गई थी। उन दिनों पत्र पत्रिकाओं में तेरा हार की जो आलोचना हुई थी उसे आज मैं अतिशयोक्ति कहूँगा, पर उससे मेरे कवि को निश्चय प्रोत्साहन मिला था। विश्वास को भी प्रोत्साहन चाहिए। मेरे कवि होने का विश्वास मुझ में श्यामा ने दृढ़ किया था और उसका समर्थन श्री कृष्ण ने किया था। प्रताप ने लिखा था, कविताएं उत्तम भावों से परिपूरित है। चाँद ने, कविता प्रेमियों को इसे एक बार अवश्य देखना चाहिए। वीणा ने, बच्चन उन छिपे हुए सुकवियों और सुलेखों में है जिनकी प्रतिभा का फूल खिलकर भी अपने आप में ही छिपा रहना चाहता है। हंस ने, कवि अपने आंतरिक भावों को व्यक्त करने में सफल हुआ है। भाव भी समझने में कठिनाई नहीं होती। जटिल कल्पना तथा शब्द जाल से लेखक दूर है। लेखक सचमुच कवि हृदय है और होनहार है। और विश्वामित्र पत्रिका ने लिखा था कि इसके रचयिता महोदय का नाम यद्यपि हम हिंदी में प्रथम बार देख रहे हैं, तथापि कविताएं पढ़ने से मालूम होता है कि वे इस कला में सिद्धहस्त हैं। यह सब पढ़कर उस समय सुख हुआ था, पर कला मुझ में कितनी है यह मैं बखूबी जानता था। मैंने अपनी अनुभूतियाँ स्वाभाविक ढंग से कही थी, या इस ढंग से जो मेरे लिए स्वाभाविक था। यदि यही कला है तो काव्य कला की साधना मेरे लिए दुस्साह नहीं होनी चाहिए। मुझे बल था तो अपनी अनुभूतियों का, यदि उसके ताप में दाह में शब्द कला बनकर निकल सके तो निकले। कला के संबंध में यह मेरा मूलभूत सिद्धांत तब भी था और आज भी है। मैं कवि हूँ तो मुझे वचन प्रवीण होने की आवश्यकता नहीं है। अपनी बात कहने में, पूरी तरह कहने में जितनी वचन प्रवीणता उससे अनिवार्य रूप से संबद्ध होकर जुड़ जाए, मेरे लिए उतना ही पर्याप्त है, जैसे मांस के साथ त्वचा संबद्ध होती है। त्वचा के ऊपर रंग रोगन लगाने, क्रीम पाउडर पोतने की न मुझ में क्षमता है और न वह मेरे रुचि के अनुकूल है। त्वचा में, मांस में दौड़ते स्वस्थ रक्त की जितनी आभा है, कविता में उतनी ही कला मुझे सह्य है। जो कवि है, यानी जो भावों का धनी है, अनुभूतियों से विदग्ध है, उसे कवि विवेक की आवश्यकता नहीं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लेके कागद कोरे। और इसकी अंतिम परिणति इसी आत्मानुभूत में होती है। कवि न हूँ, इसको कई तरह से संसार के बड़े कवियों ने कहा है। किट्स ने यही लिखा है कि
कविता ऐसे ही सहज रूप में कवि के पास आनी चाहिए जैसे पेड़ में पत्तियाँ। पर पेड़ धरती के भीतर भीतर जो भोगता जीता सहता खटता खपता मरता चुरता है, वही तो पत्तियों के निकलने की सहजता बनता है। थोरों से किसी ने पूछा, शैली क्या है? उसने कहा, बंदूक का घोड़ा दबाना। पर घोड़ा दबाना तभी प्रभावकारी अर्थात सार्थक हो सकता है जब बंदूक भरी हो और नली निशाने पर सधी हो। मेरा लक्ष्य तो यही रहा है कि मेरी बंदूक भरी हो और कविता लिखना मेरे लिए इतना सहज हो जैसे घोड़ा दबाना। शायद मैंने अपने काव्य जीवन पर यही किया भी है। यह और बात है कि कभी मेरी बंदूक में 375 की गोलियां रही हैं, कभी 303 की, कभी छर्रे रहे हैं और कभी शायद सूखी या गीली बारूद भी रही है। जब मैंने लिखा कि मैं कलम और बंदूक चलाता हूँ दोनों, तब मैं सिर्फ यही नहीं बताना चाहता था कि मैं कभी UOTC का सदस्य रहा हूँ, बल्कि संकेत से वह भी जो मैं ऊपर कह आया हूँ। तेरा हार जिन दिनों प्रकाशित हुआ, मैं प्रयाग महिला विद्यापीठ में पढ़ाता था। महादेवी जी वहाँ प्रिंसिपल बनकर आए तो मैंने तेरा हार की एक प्रति उन्हें भेंट की। मुझे याद है उन्होंने उसे उलट पलट कर मुझसे कहा था, तेरा हार तो मोती माणिक का होता है, नौलखा हार फूलों की तो माला होती है। तो मैंने उनकी मान ली, पर उनके सामने उनकी एक पंक्ति भी सुना दी, चढ़ा न देवों के चरणों पर, गूथा गया न जिसका हार। शायद उन पर यह व्यक्त करने के लिए कि मैंने उनकी रचना निहार ध्यान से पढ़ी है। प्रयाग महिला विद्यापीठ में महादेवी जी के संपर्क में आने की और कोई बात मुझे याद नहीं है। मेरे जीवन और मेरे काव्य दोनों में विकास में रुबाइयात, उमर खयाम और उसके मेरे अनुवाद का विशेष स्थान है। जिन परिस्थितियों में रुबाइयात मेरे प्राणों की पुकार बनी, उसकी चर्चा मैं विस्तार से खयाम की मधुशाला की भूमिका में कर चुका हूँ। यह अनुवाद मैंने 1933 की गर्मियों में किया। जो बातें पहले कह चुका हूँ उनको दोहराना बेकार है। यहाँ सिर्फ इस पर जोर डालना चाहता हूँ कि यह अनुवाद मैंने किसी साहित्य अभ्यास के रूप में नहीं किया था। जैसे मैं जीवन की बहुत सी व्यवस्थाएं जी रहा था, वैसे ही यह अनुवाद करना भी मेरे जीवन की एक मांग थी, मेरे जीने की एक व्यवस्था थी। इतना इस अनुवाद ने अवश्य किया कि जो कुछ अपना भोगा सहा जिया कई वर्षों से मेरे अंदर घुमड़ रहा था, इसने उसे व्यक्त करने का एक प्रतीक, एक मुहावरा दिया। उमर खयाम के प्रति मैंने अपना ऋण एक कविता में स्वीकार किया है, पर बिना अपनी पूंजी के मधुशाला का प्रसाद नहीं खड़ा किया जा सकता था। अपने उपर्युक्त रूपक बंदूक का प्रयोग करूं तो मुझे कहना होगा कि बंदूक मेरी भरी थी, बड़ी ही जीवंत, सशक्त और लक्ष्यवेधी गोलियों से। उमर खयाम से जो मैंने सीखा वह केवल घोड़ा दबाना था। घोड़े दबाने की कला कोई छोटी कला नहीं है। बहुत सी दुनिया की भरी बंदूकें इसके अभाव में भरी की पड़ी ही रह जाती हैं। गोलियां जाम हो जाती हैं और आदमी भूल भी जाता है कि कभी उसके पास इतना मजबूत हथियार था। पर बिना भरी बंदूक के सिर्फ घोड़ा दबाने वाले शायद अधिक उपहासास्पद है। 1930 से मेरे घर की आर्थिक स्थिति और नाजुक हो गई थी। शालिग्राम की 35 रुपये महीने की नौकरी लगी तो पिताजी की 75 रुपये प्रतिमास की पेंशन बंद हो गई। 32 में ही शालिग्राम की बदली प्रयाग से बनारस हो गई। वे अपनी छोटी सी तनख्वाह में क्या अपने ऊपर खर्च करते, क्या घर भेजते। उनकी पत्नी उनके साथ थी। मैं ट्यूशनों और नौकरी से 60 रुपये से अधिक घर नहीं ला सकता था। श्यामा 2-4 महीने ठीक रहती तो 4-6 महीने को चारपाई पकड़ लेती। श्यामा के पिता जानते थे कि हम श्यामा का समुचित इलाज भी नहीं करा सकते थे। श्यामा की तबीयत खराब होती तो वे
उसे अपने घर पर बुला लेते और अच्छे से अच्छा इलाज कराते। जब वो अच्छी हो जाती फिर हमारे यहाँ भेज देते। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में इतना ही। क्या बोलूँ, क्या याद करूँ, इस आत्मकथा की आगे की घटनाओं को जानने के लिए हम अगला सेशन ज्वाइन करेंगे। वीडियो यदि आपके लिए उपयोगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।